हेलो बेटा, आज हम लीगल स्टडीज़ जुडिशरी चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे। इसके टॉपिक्स हैं कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे इन जनरल, देन वी विल स्टडी अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड एक फिर आपका बड़ा टॉपिक आता है जो आपका 6 मार्कर की तरह आता है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आपका फर्स्ट टॉपिक जो डी पॉइंट है कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, उसके अंदर पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू इन जनरल। जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रिंसिपल और अ लीगल डॉक्ट्रिन और अ प्रैक्टिस वेयर द कोर्ट एग्जामिन और रिव्यू एन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्ट, such law or some other governmental administrative decision and determine if the act is incompatible with the constitution। तो जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जिसके थ्रू जुडिशरी ये चेक करता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने डिसीजंस लिए हैं क्या वो संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हैं या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है अलाइन होकर चल रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर वो डिसीजंस जो हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, वो डिसीजंस अगर आपके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं तो जुडिशरी के पास पावर है कि उन डिसीजंस को वो कैंसल आउट कर दे, उन लॉज को वो बिल्कुल नलिफाइड कर दे, ज़ीरो कर दे। इसको जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस एंड कनाडा, जुडिशियल रिव्यू जो है उसके पास बहुत पावरफुल है जुडिशियल रिव्यू। वहाँ पे जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को कैंसल आउट कर सकती है, नलिफाई कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी में हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। बट यूके के अंदर ये जुडिशियल पावर जो है, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये बहुत लिमिटेड है। कोर्ट्स के पास पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए हुए डिसीजंस को कैंसल आउट करने की। तो आपको 1 मार्कर में आ जाएगा कहाँ का जुडिशियल रिव्यू स्ट्रांग है, नेम द कंट्री, और कहाँ का जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, नेम द कंट्री। तो यूके का जुडिशियल रिव्यू वीक है और यूएस, फ्रांस, कनाडा का जुडिशियल रिव्यू स्ट्रांग है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ पावर इन जनरल। तो हमारे यहाँ पे आप लोगों ने 10th क्लास 11th क्लास हमेशा यहाँ पे पढ़ा है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पढ़ा है, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि 3 ऑर्गन्स हैं जिनको सेम लेवल पे रखा गया है, और वर्टिकल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पावर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे 3 आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, किसी की ज़्यादा या किसी की कम वैल्यू नहीं है, तीनों की इक्वल है और तीनों एक दूसरे पे रोक टोक लगा सकते हैं। वहीं पे हमारी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो है सेंटर की पावर, स्टेट की पावर एंड देन आपकी म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो है पंचायत लेवल की पावर है। तो ऑल्दो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैव बीन डेल्ट विद इन द यूनिट as well as here in legal studies course, most democratic country have adopted their constitution partial or complete system of separation of power। तो कुछ कंट्रीज में जो है बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि आपकी पावर ये है, आपकी पावर ये है, आपकी पावर ये है, जैसे यूएस का है। और कुछ कंट्री में इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है बट उन्होंने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। इससे क्या मेक श्योर होता है कि हर किसी के पास अपनी अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन तीनों को पावर मिली है और ये जो है एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ एक्स्ट्रा करने वाला है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत आपका जो है जुडिशरी है वो इनके ऊपर रोक टोक लगा सकती है। तो सिमिलरली लेजिस्लेचर क्वेश्चन कर सकता है एग्जीक्यूटिव को, सारे एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। Each branch puts a check on other whenever there is an encroachment on conflict of powers होता है। जब भी कोई एक जो है अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, पावर को मिसयूज करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी ऑर्गन आके उसको कंट्रोल करेगी। इट इज़ बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में हैव फ्यू एडवांटेजेस। ये आपको याद रखने हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इट अलाउज फॉर लिबर्टी एज इट अवॉइड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ब्रांच। अगर एक के पास सारी पावर आ जाए तो आप लोगों की फ्रीडम कर्टेल हो जाती है, आप लोगों की पावर कम हो जाती है। बट वहीं पे पावर बटी हुई है, सारे एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं, तो सिटीजन्स की जो फ्रीडम है वो बढ़ जाती है। वो उन्हें पता है कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो दूसरी ऑर्गन के पास आई विल अपील एंड दे विल मेक श्योर कि मुझे मेरे राइट्स मिले। तो लोगों की लिबर्टी बढ़ती है। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी, क्योंकि काम डिवाइड हो जाता है, एक ही ऑर्गन सब कुछ नहीं कर रही है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रही हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ती है।
इट ऑल्सो फैसिलिटेट एंड एनरिचेस डेमोक्रेटिक डिस्कशन थ्रू पावर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लोकतंत्र की बात होती है, लोगों की भलाई की बात होती है और एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखने का काम होता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी को अलाउ करती है चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए और सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी मेंटेन करने के लिए। अनदर रिलेटेड component concept of doctrine of division of power is between फेडरल और सेंटर, स्टेट और प्रोविंसेस, कि सेंटर के हाथ में और स्टेट्स के हाथ में कितनी पावर बटेगी, ये भी सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट है। फेडरल गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो है पूरे देश के लिए रूल्स बनाती है और वहीं पे स्टेट की जो पावर है, प्रोविंसेस की पावर है, वो अपनी अपनी स्टेट के लिए बनाती है। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉल विद द फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल हेयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं और प्रेजेंट डायरेक्ट टैक्सेस ये जो है स्टेट के पास मैटर जाते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन पावर स्टिपुलेट्स द एंड डिलिमिट सब्जेक्ट मैटर्स और आइटम विच द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल। तो आपकी क्लियरली लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि कौन सी चीज़ सेंटर के हाथ में, कौन सी चीज़ स्टेट के हाथ में और कौन सी दोनों के हाथ में है। Courts have judicial review power to declare any law as unconstitutional if it is enacted by breaching the demarcation। अगर सेंटर जो है फेडरल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का कुछ बना देती है, स्टेट लिस्ट की कोई भी पॉइंट के ऊपर खुद रूल बना रही है, तो जुडिशरी के पास पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू द्वारा उस स्टेट लिस्ट के बनाए हुए डिसीजन को कैंसिल आउट कर सकती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट डिसीजन ले सकती है, सेंटर डिसीजन नहीं ले सकता। बट अगर सेंटर जो है ओवर स्मार्ट बन के स्टेट लिस्ट के ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश करे तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू दिस कैन बी चेक्ड, दिस कैन बी एनक्रोच्ड, दिस कैन बी नलिफाइड। इंडिया विच इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आता है? 1 मार्कर। हमारे एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनते हैं। लेजिस्लेटिव में आता है आपका पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और जुडिशरी में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स आपके आते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक देखो, कोई डाउट है आप मुझे पूछो। अगला क्वेश्चन, इट्स अ 6 मार्कर, इट कैन कम एज अ 4 मार्कर, इट कैन कम एज अ 6 मार्कर, इट कैन कम एज अ सेपरेट 2 मार्कर। पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। ये जुडिशियल रिव्यू जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, इसका एक्चुअल फ़ायदा क्या है, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या यूजेज है, वो बताओ। तो जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी और वो हाई कोर्ट के पास भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के काम आता है। ये जो है आपका ये जानने के काम आता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे मेंटेन होंगे, स्टेट लिस्ट पे कौन डिसीजन लेगा, यूनियन लिस्ट पे कौन डिसीजन लेगा, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कौन डिसीजन लेगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन डिसीजन लेगा, ये सब भी आपका जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बनता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो आपके जो डॉक्ट्रिन्स हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, लेजिटिमेसी, एक्सपेक्टेशन, रीजनेबलनेस, नेचुरल जस्टिस, इन सबको अपहोल्ड करने का काम भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर होता है। 3 मेजर मुद्दे हैं जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू काम करता है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सेपरेट 2 पूछे तो 4 नंबर का, कोई 1 पूछा तो 2 नंबर का, सिंपल। तो जुडिशियल रिव्यू 3 मैटर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स के मामले में, उनको दिलाने के मामले में जहाँ पे रिट्स की बात आती है। देन आपका जो है मैटर कंसर्निंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर और स्टेट में किस मामले में किसकी चलेगी, कौन से पॉइंट पे किसकी चलेगी, ये डिसाइड करना। और फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसके ऊपर करना। तो ये चीज़ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप राइट्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर दे, उनके फंडामेंटल राइट को छेड़ दे, ख़त्म कर दे, कुछ भी कर दे। तो आर्टिकल 13 आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 व्हाट इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। The state shall not make any law that takes away or abridges the rights conferred by Part 3 of the Constitution. Part 3 is fundamental right. Any law made in contravention to this clause shall to extent of contravention be avoided. जो चीज़ उस लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट को छीन रही है वो पार्ट डिलीट हो जाएगा उस लॉ में से। B.R. अम्बेडकर 1 मार्कर, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी
of Constituent Assembly has termed this provision as the heart of Constitution, Article 32. तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, जिसके अंदर अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट अब्रेज हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करेगा, जिसके अंदर है हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सेरेटोरेरी। हैबस कॉर्पस आपसे डायरेक्ट 1 मार्कर में पूछ लेंगे कौन सा रिट का क्या एक्सप्लेनेशन है, या एक्सप्लेनेशन दे देंगे और पूछेंगे कौन सा रिट है। तो हैबस कॉर्पस क्या होता है, अगर आपने अनलॉफुली किसी पर्सन को जेल में डाल दिया है उसको रिलीज करना, तो टू ऑर्डर टू रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। मैंडेमस होता है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी को बोलना कि आप अपना काम ढंग से करो, ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस, प्रोहिबिट कर रहे हो आप, लोअर कोर्ट को मना कर रहे हो, सबऑर्डिनेट मतलब लोअर कोर्ट को मना कर रहे हो कि आप ये केस नहीं ले सकते, यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस केस। को वारंटो में आप डायरेक्टिव देते हो, आप डायरेक्शंस देते हो, आप ऑर्डर देते हो एक पर्सन को जिसने रॉन्गफुली एक ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी उसको पोजीशन मिली हुई है, उसको हटाने की बात करते हो, दैट इज को वारंटो। सेरेटोरेरी होता है सबऑर्डिनेट के कोर्ट से वो केस ले लेना और अपने पास रख लेना। अब दोनों में फ़र्क क्या है, प्रोहिबिशन और सेरेटोरेरी। प्रोहिबिशन के अंदर आप डांट लगाते हो लोअर कोर्ट को कि ये आपकी एबिलिटी का ही केस नहीं था, आपने कैसे ले लिया, ठीक है, तो यू आर बीइंग प्रिवेंटेड, यू आर नॉट गिवन दिस केस, यू आर नॉट सपोज टू गेट दिस केस। वहीं पर सेरेटोरेरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट वाज सपोज टू गेट दिस केस, द केस वाज गोइंग ऑन इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, बट द सीनियर कोर्ट, द सुपरवाइजरी कोर्ट कह सकते हैं, सीनियर कोर्ट है, वो कहता है कि आप ये केस आप मुझे ट्रांसफर कर दो बिकॉज इट इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये ज़्यादा मेजर केस है, आप ये केस मुझे दे दीजिए। तो प्रोहिबिशन में आप डांट लगा रहे हो, सेरेटोरेरी में आप उनको कह रहे हो आप ये केस मुझे दे दो, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 32 की जो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो पावर हाई कोर्ट को मिली है उसे कहते हैं आर्टिकल 226, उसमें सेम रिट्स इशू करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के लिए 226। लीगल स्टडी से स्टूडेंट हो, आर्टिकल्स याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो वे आउट, 12th में आपको करने पड़ेंगे, आगे जो ऐसे भी जिसने लॉ फर्दर करनी है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कोर्ट थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस हैव लिबरलाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी, ये 1 मार्कर का आ जाएगा। लोकस स्टैंडी क्या होता है, लोकस स्टैंडी पहले एक तरह की ड्यूटी थी कि जिस इंसान का केस है वही आके फाइल करे और वही कटघरे में खड़ा हो, उसी को सामने आना पड़ेगा। बट अब ये जो है PIL द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू द्वारा PIL द्वारा इस लोकस स्टैंडी के ऑर्डर को रिलीज कर दिया गया है, रिलैक्स आउट कर दिया गया है कि केस हो सकता है आपका हो बट आपके बिहाफ पे केस मैं फाइल कर सकती हूँ, प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है पर आपके बिहाफ पे फाइल मैंने कर दिया केस, दैट इज PIL। PIL जो है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स करते हैं एंड उसके लिए अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो लोकस स्टैंडी का जो इशू था वो हट गया। तो लोकस स्टैंडी आपसे पूछ लेंगे क्या होता है, राइट टू अपीयर बिफोर और पिटिशन द कोर्ट, कि जिसका केस है उसको जाना पड़ेगा, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दोज हु लैक एक्सेस टू कोर्ट ड्यू टू द रीजन ऑफ पॉवर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़। तो पहले कई बार लोग जो हैं पैसों के कारण, सामाजिक कारण आपके जो है दबा के रखा हुआ था आपको, आप लोग निकल नहीं पा रहे थे कोर्ट में, पर अब आप जा सकते हो या आपके बिहाफ पे कोई और जा सकता है, जिसके कारण एक नया जो है एक एरा स्टार्ट हुआ PIL का, SAL का। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, SAL का मतलब होता है सोशल एक्शन लिटिगेशन, जहाँ पे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, लोगों की भलाई चाहने वाले लोग can petition or write letters to court on behalf of the human right. You don't have to appear also, you can write the letters to the court on the behalf of human right violation victims of the aggrieved party. जिसके साथ गलत हुआ है उसके बिहाफ पे आप लेटर लिख के भेज सकते हो। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन के मुद्दे में जुडिशियल रिव्यू कैसे काम आता है। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट। तो आर्टिकल 246 डील कर रहा है, 7th शेड्यूल हमारा डील करता है इसके साथ कि यूनियन लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट डिसीजन ले बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों डिसीजन लेंगे, और आपका जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट के पास पावर है। तो आर्टिकल याद रखना 246 और शेड्यूल याद रखना 7, ठीक है। दिस आर्टिकल डिलीवर्स क्लियर डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स एज वेल एज रूम फॉर इंटरसेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, की कहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों आ सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में।
Judicial review helps demarcate the legislative competency and ensure that center does not exert its supremacy over the state matter. तो जुडिशियल रिव्यू ये मेक श्योर करके चलता है कि सेंटर अपना स्टेट के मैटर में ना घुसे. नेक्स्ट होता है फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शन. इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स पढ़ाए जाएंगे. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, लैटिन फ्रेज है ऑडिया अल्ट्रा पार्टम. ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो अल्ट्रा पार्टम. ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स लिसन टू द अदर साइड. सिर्फ अपनी नहीं चलानी है, जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर केस चल रहा है उसकी भी पूरी तरह से सुनो. द लैटिन फ्रेज ऑडियो अल्ट्रा पार्टम विच लिटरली मीन्स लिसन टू द अदर साइड. दिस फ्रेज इज एस्टैब्लिश्ड principle in the Indian law practice and was applied to the major case going on in Supreme Court that time, Menka Gandhi versus Union of India. One marker, very important. उसका पासपोर्ट जो था मेनका गांधी, बहू ऑफ इंदिरा गांधी, उसका जो है पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया गया था एंड उसको बोलने का, अपनी बात की क्लैरिटी देने का कोई हक नहीं दिया गया था. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फिस्केशन के ऊपर बोला था कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर आप किसी को नेचुरली जस्टिस देना चाहते हो तो उसको भी पिटिशन फाइल करने का हक है. जिसके अगेंस्ट केस हो रहा है उसको भी पिटिशन फाइल करने का हक है. एंड उसकी जो है पूरी बात सुनी जाएगी. उसकी पूरी बात सुनी गई और उसको जो है उसका जो पासपोर्ट था वो रिटर्न करा गया था. तो ऑडियो अल्ट्रा पार्टम जो है, यू लिसन टू द अदर साइड, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था. कोर्ट ने कहा वी शुड हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें सामने वाली पार्टी भी पूरी बात अपनी कहेगी, पूरी एक्सप्लेनेशन देगी, पिटिशन फाइल होगी उसकी साइड से भी. एंड इसके चलते मेनका गांधी वन द केस और उसको उसका पासपोर्ट मिला था. फिर उसके थ्रू एक और नया प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट डिसीजन हेयरिंग. यहाँ पे कोर्ट ने बोला in situation of urgency where prior hearing is not feasible and recognize that a chance of hearing cannot be debarred completely, कि जहाँ पे पहले एक्यूज को बोलने का मौका नहीं दिया गया उसको बाद में मौका ज़रूर दिया जाए. चाहे पहले नहीं दिया गया ड्यू टू हरी, ड्यू टू एमरजेंसी और एनीथिंग, बट आप उसका बोलने का मौका नहीं छीन सकते हो. चाहे पोस्ट डिसीजन हेयरिंग करो, बट यू हैव टू लिसन टू द अदर साइड. अगेन यू कैन नॉट टेल अ पर्सन टू शट अप. Then there was a question of secrecy and related inefficiency and corruption in the administration. The court have adopted the judicial method of requiring disclosure of reason in support of any order or decision delivering by the administration. तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम गलत हो रहा है, लोग जो है कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं. तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक और निकाला रूल, जिसके अंदर बोला गया कि आपको रीज़न देना पड़ेगा कि वाई यू टुक दिस डिसीजन. आपने एक सामने वाले को सिलेक्ट किया तो क्यों करा और दूसरे को नहीं करा तो क्यों नहीं करा. अगर आपने उसको फायर करा है तो क्यों करा है. अगर आपने उसकी रेटिंग ख़राब करी है तो सामने वाले की रेटिंग क्यों ख़राब करी है. ठीक है, ACR रिपोर्ट बनती है. ACR रिपोर्ट के अंदर जो है आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रिपोर्टिंग जाती है. अगर उनको लेवल्स पॉइंट्स दिए जाते हैं, अगर उनके पॉइंट्स कम है तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसके अंदर भी आपसे जो है पूरी क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, रीज़न दो कम क्यों दिए आपने पॉइंट्स. तो ये सारा दिया गया. द रिक्वायरमेंट होल्ड्स अ गुड इवन अ स्टैच्यू ऑफ लेजिस्लेशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोर्ट्स हैव ऑल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस इन मोस्ट केस इन्वॉल्व स्टेट एक्शन. कि गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सुन लें, कि गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, द रीजन बिहाइंड टेकिंग एनी स्टेप बाय द गवर्नमेंट शुड बी पब्लिक वेलफेयर. इफ इट इज नॉट पब्लिक वेलफेयर, दैट गवर्नमेंट स्टेप हैज टू बी स्टॉप्ड. So the court has often used the principle of reasonableness in most cases that involve state action. The realm of the contract law offers an example. Whenever state are parties to any contract, whenever state, सरकार दिल्ली की, हिंदुस्तान की, enters into any contract, the court attempts to distinguish such contract with a contract entered between the private individual. एक प्राइवेट इंसान जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपने बेनिफिट के लिए करेगी, बट स्टेट कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए करेगी. In that public contract concern personal interest, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट होता है, बट स्टेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कंसर्न होता है पब्लिक गुड, पब्लिक इंटरेस्ट का. इसके लिए सरकार को रीजनेबली काम करना होगा और अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे कि जो मर्जी आए करा नहीं. अगर लोगों की भलाई नहीं है तो वो चीज़ ठीक नहीं है, तो आपको रीज़न देना होगा कि लोगों की भलाई कैसे है उसमें. अनदर प्रिंसिपल फ्रिक्वेंटली कोर्ट यूटिलाइज बाय कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्पेशली इज प्रोपोर्शनैलिटी. Essentially, judicial review offers safeguard to aggrieved party against
सेंटेंस और पनिशमेंट दैट इज जस्ट प्रोपोर्शनेट एंड बर्डनसम। इससे एग्जाम्पल सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट इन अ केस हैज हेल्ड दैट क्वांटम ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्शल ऑन एन आर्मी पर्सन शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस। तो आप जो सजा दे रहे हैं वो गलती के बराबर होनी चाहिए। कोई एक दिन छुट्टी पे चला गया तो आप उसे नौकरी से नहीं निकाल दोगे। तो सिमिलरली अगर आप किसी को कोर्ट मार्शल कर रहे हो, आर्मी से निकाल रहे हो, तो उसके पीछे का रीज़न जो है सॉलिड होना चाहिए। यानी कि बहुत छोटी सी वेग रीज़न की वजह से आपने जो है उसका करियर ख़त्म कर दिया, उसकी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दी। तो पनिशमेंट दैट इज टू बी गिवन शुड बी इन प्रपोर्शन टू द क्राइम डन। देन लास्ट आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू का सबसे बड़ा रोल था केशव नंदा भारती केस। आर्टिकल 368 कॉन्फर्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो था केशव नंदा भारती केस से पहले का ये एक सीन था कि आर्टिकल 368 लगा के पार्लियामेंट को जो बदलना होता था कॉन्स्टिट्यूशन का बदल डालते थे। कभी लोकसभा का टाइम पीरियड बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा, वट एवर दे वॉन्टेड दे डिड, वट एवर दे वॉन्टेड, जुडिशरी की पावर कम कर देना। तो आर्टिकल 368 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था एंड कोई लिमिटेशन नहीं थी पार्लियामेंट पे कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी बदल डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा था। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 हमारे संविधान का पार्ट है और वो क्लियरली बोलता है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसके अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स जाए। तो ये चीज़ हम अपहोल्ड करेंगे और हम आपको कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाने देंगे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खा रहा हो। 1971 में पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 13 और 368 को सब क्लॉज सबमर्ज कर दिया था, मिक्स कर दिया था या उसको एक साथ पढ़ा था। और उन्होंने जो है गवर्नमेंट को ये बोला कि आपकी पावर को रोका जा सकता है, कि आप ऐसे ही मुंह उठा के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलोगे। तो 1973 में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर ये जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर थी उसको कटेल डाउन करा गया। एक नया शब्द का इवॉल्वमेंट हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर। दो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ शब्द था कि अब से तो है देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सो बेसिक, दैट इज सो फंडामेंटल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। अगर हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो ये कोई ही नहीं बदल सकता। हमारे देश के अंदर अगर सोशलिज्म है, हमारे देश के अंदर अगर जस्टिस है, पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह जो है, ये सब चीज़ें हैं, हमारे देश के अंदर अगर रिपब्लिक है, हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम सर्टन चीज़ें डाल रहे हैं और इसको आप कोई नहीं छेड़ सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलना है बदलो, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्ट्रिन इनवैलिडेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट डिस्ट्रॉय और हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म ऐसे शब्दों को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कब उठाई? ये अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत उठाई थी। ठीक है, और ये आज तक चलती आ रही है। तो इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट ने करी थी वो नल्लीफाई हो गई, वो जीरोड आउट हो गई एंड इससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर करा और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर्स, जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स थी, उसको भी कर्टेल डाउन करा। तो ये सारे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये चारों याद करने हैं। सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं और 6 मार्कर में आगे तो कोई 3 लिखने हैं। पर ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये अगेन बोर्ड का फेवरेट है। इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है एंड अब देखते हैं चैप्टर 2 की वीडियोस डालेंगे। ओके, बाय।